तो चले हम क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणपति फेस्टिवल होता है, 10 दिन मनाया जाता है। वो गुजरात और बॉम्बे में, महाराष्ट्र में उसका खास प्रचलन है, गणेश की पूजा। तो हमारे यहाँ आजकल वो चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रवचन वहाँ पर हो, हमारे रेजिडेंस के ऊपर, और स्टेट के और चंडीगढ़ और पंजाब के भी कुछ यानी बड़े बड़े लोग वहाँ हाजिर होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो सुनूँ ही, और वो लोग भी आपके विचार सुने। मैंने कहा सर ये अजीब सी बात है, अब मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकता, और मैं इसको एक्सेप्ट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता हूँ। वो ये कि आपने जो मेरे ऊपर अनुकंपा की है कि मैं वहाँ जाकर कुछ कह सकता हूँ, तो इसके पीछे एक धारणा ये मालूम होती है कि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं या वो हिम्मत वाले लगते हैं। तो ऐसी सूरत में या समझते हैं कि भी कोई लाग लपट वाली बात नहीं है, स्ट्रेट टॉक करता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर मेरा इसमें इम्तिहान हो जाएगा कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँ। तो सर मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, या तो आप अपना ये जो रिक्वेस्ट है कि हुक्म है इसको वापस ले लो, या फिर मुझे इजाज़त दो कि इतना तो आप जानते हैं कि मैं गाली वाली तो दूंगा नहीं, असभ्य भाषा भी नहीं होगा, लेकिन मेरी आदत है विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की। तो मैं गणपति जी के बारे में अपने हिसाब से, अपने विश्लेषण के आधार पर जो विचार रखना चाहूँ उसकी आप मुझे इजाज़त दे दें, और मेरे ऊपर ये दबाव ना हो कि मैंने प्रशस्ति यानी क्या बड़ाई करनी है, गणपति की बड़ाई करनी है, या अनावश्यक रूप में आपकी बड़ाई करनी है, या उस ओकेजन के मतलब यानी ये शर्त ना लगाई जाए। हालांकि मैं जितना संभव होगा उतना बड़ाई करने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट सर। हाँ चालू है। हाँ, तो गणपति के बारे में मुझे आप ये इजाज़त दे दीजिए कि मैं केवल प्रशस्ति के कहने के लिए ना आऊँ, और एनालिसिस करके बताऊं कि इसका महत्व क्या है। उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कहना चाहो उस हिसाब से कह देना। तो वहाँ पर जाकर मैं गया, और नेचुरली बड़े बड़े लोग और बहुत सारे थे, और 1 घंटे का मेरा लेक्चर हुआ। तो उससे भी हाँ, उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो CID के हिसाब से भी यानी रिपोर्ट तो हो गई सरकार को फॉर्मली कि भी या ऐसा हुआ, धनी का लेक्चर हुआ, फला हुआ। तो एक सेंस में तो ये हुआ कि भी मेरे ऊपर जो सरकार चलाने वाले पॉलिटिकल लोग थे उनका निशाना मैं बना। दूसरी तरफ ये हुआ कि मिनिस्टरों ने समझा है तो गवर्नर के पास जाता रहता है, तो मिनिस्टर तो वैसे ही थोड़े से सचेत हो गए, और चीफ मिनिस्टर ने भी सोचा कि इसको तो गवर्नर से मुलाकात है। तो पहले मैं मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से घबरा करता था, अब थोड़ा थोड़ा वो घबराने लग गए तो ये एक ऐसी सिचुएशन हुई। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन भी आई कि बहुत बार लोग कहते हैं कि जी मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, वो दिया, वो दिया, या यानी लेने देने का कुछ गिफ्ट्स वगैरह का, या दिवाली पर या किसी और ओकेजन पर ऐसा रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को क्या दूं, मैं लोगों से कुछ पैसे लेता नहीं, और मेरी तनख्वाह इतनी है नहीं जो उसमें से किसी को दूं। और फिर भी, और ये जो नीचे वाले हैं वो हाथ फैला रहते हैं, जनाब मुझे पहला पोस्टिंग दे दो, जनाब ये मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन आपने काल कर रखा है उसे मुझे माफ़ी दे दो, फला कर दो। तो कुछ लोग ऐसे मांगते रहते हैं। तो ज़्यादातर नीचे वाले लोग हाथ फैलाते हैं। मैं हाथ फैलाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करने के लायक हो जाऊँ कि लोगों के हाथ फैले, बड़े लोगों के हाथ फैले। अब ये नया सवाल था, कोई किसी से कोई राय देने वाला तो कोई था नहीं। तो मैंने सोचा क्या किया जा सकता है। मुझे ख्याल आया कि जो लेखक होता है वो अगर पुस्तक लिख देता है तो वो किसी को भेंट करता है, तो कहता तो हाथ जोड़कर सामने वाले को, बड़े आदमी को, कि साहब मैंने ये पुस्तक लिखी है, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो जब मैं भेंट करूँगा तो उसके तो हाथ फैल जाएंगे और मेरे हाथ ऊपर हो जाएंगे। तो ये मैंने ऐसा किया
और मेरी जो पहली पुस्तक आई उसके बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त मिसेज इंदिरा गांधी थी, उनको लेटर लिख दिया। और वो जो विषय था वो अंग्रेजी में था उसका एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, मनवंतर थियरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब ये दुनिया, संसार, सर्वस्व कैसे बना, उसका विकास किस प्रकार हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। और वो मैंने स्टडी करी, यानी वेद और पुराण, उनमें क्या कहा गया है इस विषय पर, उसको लिया, और आधुनिक साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने क्या कहा उनको लिया, और उनका कंपैरिजन करके बताया कि आमतौर पर ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिन पर उनमें मतभेद है, तो वो मैंने ऐसा किया। लेकिन उसमें निचोड़ जो निकला उस किताब का ये था कि जो वैदिक पंडित थे दुनिया भर के, आज के जो पहले कभी हो चुके हैं, उनके दिमाग में ये सवाल कभी पैदा नहीं हुआ कि इस पर जो कहा गया है उस पर विचार करें, उस पर विश्लेषण करें। और मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो अपने आप को कहते हैं कि जी साइंटिफिक एटीट्यूड सबसे बढ़िया एटीट्यूड माना जाता है। तो मैंने उसको स्टडी करते करते पाया कि साइंटिस्ट ने गलती कर रखी है। क्या गलती है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने क्या गलती की। मॉडर्न साइंस के जो जन्मदाता रहे हैं वो सारे के सारे वेस्टर्नर्स रहे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह वगैरह, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के वो लोग रहे हैं। और जब उन्होंने यानी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जब बात की, तो वो इस बात पर आते हैं कि जो रिलीजन है वो मानता है कि क्रिएशन हुई है, और साइंस मानती है कि एवोल्यूशन हुई है। तो क्रिएशन तो मतलब गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, मतलब भगवान ने जो चाहा वो हो गया। और साइंस वाले कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम है। लाइट में स्विच जला दोगे लाइट हो जाएगी, उसको यानी ऑफ कर दोगे लाइट चली जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा, इस किस्म का सिस्टम है। तो जब उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की स्टोरी या थियरी पेश की, तो वो ये महत्वपूर्ण है नोट करना कि जिस वक्त मैंने ये बात कही उस वक्त तक मॉडर्न साइंस की 14 थियरीज आ चुकी थी। एक थियरी पेश की गई, 2 साल में किसी ने कहा कि इसमें ये कमी है, ये नई थियरी बन गई। तो लेटेस्ट जो थी उस वक्त तक 14th थियरी चल रही थी 1975 के आसपास। तो जब वो इंट्रोडक्शन देते थे अपने बुक का, तो उसमें कहते थे कि अब तक जो धारणा रही है वो ये रही है कि धर्म के पास सब चीज़ का जवाब है, और धर्म की जब बात आती थी तो वो बाइबल तक महदूद रह जाती थी उनकी बात, कि बाइबल में ये कहा गया है। तो बाइबल का जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है द जेनेसिस, जो पहली कमांडमेंट है। हाँ, ओल्ड कमांडमेंट, कमांडमेंट नहीं, चैप्टर, कमांडमेंट तो वो अलग चीज़ है जी। मतलब पहला जो चैप्टर है जेनेसिस का है, उसमें कहा गया है कि गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, और फिर गॉड ने ये कहा और ये कहा, और फिर कहा कि गॉड ने इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में 6 दिन लगाए, और उसके बाद कहा कि 7वें दिन उसने छुट्टी मनाई, और इसी तरह से ये यानी संडे की जो छुट्टी है उस वक्त से चली आ रही, मतलब उस किस्म का है। तो मैंने कहा कि उन्होंने बाइबल को ही पढ़ा और बाइबल में जो बात लिखी थी उसको कोट कर दिया, और ये कह दिया कि धर्म वाले ऐसा समझते हैं। तो मैंने देखा कि इन साइंटिस्ट का तो ये एटीट्यूड अनसाइंटिफिक है। जिस दिन वो बात कर रहे हैं उस दिन एक क्रिश्चियनिटी नहीं है, और भी दुनिया के धर्म है, उससे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी वाले क्या कहते हैं ये उन्होंने नोट कर लिया, अच्छा किया। लेकिन उनको ये भी चाहिए था कि इस्लाम वाले क्या कहते हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए था कि वो जोरोस्ट्रियन क्या कह रहे हैं, कन्फ्यूशियस वाले क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म वाले क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म का भी कोई सनातनी है, कोई आर्यवादी है, वो क्या कह रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा। इसका मतलब है कि वो गलती कर गई। गलती हुई तो भी अनसाइंटिफिक है,
या उनके मन में प्रेजुडिस था, क्योंकि खुद क्रिश्चियन थे, उन्होंने अपने क्रिश्चियन बाइबल देख ली, और साइंटिस्ट होकर वो ये भूल गए कि हिंदू धर्म नाम का भी कोई दूसरा धर्म है और उनके भी कोई और ग्रंथ है, उनमें भी इस बारे में कुछ कहा गया है, उसका उन्होंने कोट नहीं किया। इसका मतलब है साइंटिस्ट, दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बारे में अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ले गए। तो मैंने इस किताब में ये सिद्ध किया है कि दुनिया के साइंटिस्ट भी गलत हैं, और ये सिद्ध किया है कि जितने आज तक के वैदिक पंडित हैं इन द एंटायर हिस्ट्री, उनका दिमाग यहां तक गया नहीं। और या तो आदमी धार्मिक विचारधारा रखता है, वो साइंटिफिक विचारधारा नहीं रखता, या कोई साइंटिस्ट है तो वो इधर की बात उसके पास है, दूसरी बारे में ब्लैंक है। मैं ना तो धार्मिक हूं लेकिन धर्म को पढ़ता हूं, ना मैं साइंटिस्ट हूं लेकिन साइंस को पढ़ा है। तो मैंने स्वतंत्र दिमाग से जब ऐसा देखा तो देखा ये क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं, और जब मिलान किया तो एक तो मैंने ये देखा कि ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं मोटी रूप में, और जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेनेबल है किसी भी तरह से। और फिर ये देखा कि मैंने, चाहे अपनी बड़ाई की बात है, लेकिन वो बात कही जो आज तक किसी ने नहीं कही। तो मैं चैलेंज करता हूं, और किया मैंने अब उस बुक में, आज भी यानी अवेलेबल है, कि जो वैदिक पंडित्स हैं वो भी अधूरे हैं और साइंटिस्ट हैं वो भी अधूरे हैं, और सिंथेसिस की बात, फॉर्मल सिंथेसिस की बात वर्ल्ड में फॉर्मली करने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी हूं। तो ये किताब जब लिखी तो उसको, उसकी कॉपी मैंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भेज दी, ये कह के कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है और इसका विषय ये है। और ये किताब धार्मिक पंडितों को भी चैलेंज करती है और वर्ल्ड साइंटिस्ट को भी चैलेंज करती है, लेकिन भारतीय, जो प्राचीन भारतीय विचारधारा है उसको उजागर करती है। इसका मतलब है कि भारत का नाम ऊंचा करती है और वैदिक पंडित्स को भी नीचे रख देती है, साइंटिस्ट को भी नीचे रख देती है। वो काम मैंने किया है। तो ये है अजीब बात। तो मैडम, मैं ये, मेरी दरखास्त ये है कि तो किताब तो मैं भेज रहा हूँ, तो उसको आप अपने सेक्रेटरीट से एग्जामिन करवा कर देखिए क्या ये किसी योग्य है, और अगर किसी योग्य माने जाए तो मेरी तब प्रार्थना ये है कि मुझे एक कॉपी फॉर्मली आपको प्रेजेंट करने का मौका मिले, ताकि आपके दस्तखतों की जो कॉपी है वो मैं अपने रिकॉर्ड में रखूं और ज़िंदगी भर के लिए एक मेमेंटो तो रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली उसको एग्जामिन करवा दिया, और वहाँ से फैसला हुआ कि मुझे स्पेशल इनविटेशन भेजा जाए। तो स्पेशल इनविटेशन भेजा गया। वो जो दिन मुकर्रर किया गया वो बाई चांस वो दिन था जब उसका जो बेटा था संजय गांधी, जिसकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो बरसी थी वो डेट गलती से निश्चित कर दी गई मेरे उस सेरेमनी के लिए, और वो बाद में उनका नोटिस में आया। मतलब एक बार तो मुझे बता दें कि फला तारीख आपको प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने नोट किया तो उन्होंने देखा कि तो गड़बड़ हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर पूछा गया जी उस दिन तो नहीं हो सकता, कोई और डेट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वोट दे दो। और 1 मिनट चालू है सर। तो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने पूछा कि जी वो तो डेट कोई बदलनी पड़ेगी, उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद ये प्रोटोकॉल का सिस्टम है कि अगर मैसेज कोई भी किसी को देना है तो जो डायरेक्टली कंसर्न आदमी है उसी के साथ सीधी बात जब तक नहीं हो जाए, ये नहीं माना जाएगा दैट मैसेज हैज बीन पास्ड। जी सर। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का कोई जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर ये बताना चाहा कि प्रोग्राम में ये चेंज है और रिवाइज आपकी डेट जो है अपॉइंटमेंट की फला है। तो मेरी पोस्टिंग तो चंडीगढ़ में थी, लेकिन दौरे वाली ड्यूटी थी। तो जब वो मेरा टेलीफोन नंबर उन्होंने मिलाया दिल्ली से, तो ऑफिस से पता चला कि मैं दौरे पर हूँ या ऑफिस में नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि घर का नंबर दे दो, घर का टेलीफोन नंबर दे दिया गया। वहाँ हुआ तो वहाँ हमारी बीवी ने बताया कि वो तो है नहीं, दौरे पर गए हुए हैं।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का दे दो। तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का नंबर उन्होंने लिया और वहाँ पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से हम बोल रहे हैं और धनी से बात करनी है, तो आप उनका आता पता बता सकते हो? तो उन्होंने कहा कि भी तो पता किया है और दौरे पर हैं। कहाँ हैं ये तो पता नहीं है, कब आएंगे ये भी सर्टन नहीं है। उन्होंने कहा कि तो जब भी आए, जब भी कांटेक्ट हो जाए तो हमें बताया जाए, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज उनको डिलीवर करना है। अब ये बात सारे स्टेट में सर्कुलेट हो गई कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिसर धनी से बात करना चाह रहा है, और वो क्या बात करना चाहता है जो चीफ मिनिस्टर को बताने के लिए तैयार नहीं है जी। तो एक तो ये एक कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ बात। लेकिन इस आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर के दिमाग पर इसका बोझ ये पड़ा कि इसकी तो प्राइम मिनिस्टर से सीधी बात है। सीधी बात है। इसका मतलब है पहले गवर्नर की वजह से वो यानी सोचने लगा कि इसके साथ वो डील करते हुए जी। देखना पड़ेगा, तो गवर्नर से बात करता है। और जब प्राइम मिनिस्टर से ये एक एक्सीडेंटल बात हुई तो उन्होंने सोचा जब प्राइम मिनिस्टर भी है तो मुझे तंग करने वाले जो लोग थे वो सतर्क होते चले गए और फैसला अपने आप ही लेते चले गए मेरे रिक्वेस्ट किए बिना कि भी इसको छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब उसको आप बात करते हैं हाथ फैलाने वाली। वो किताब जब मैं लेकर वहाँ गया और वो यानी स्पेशल अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास 3-4 से ज़्यादा नहीं होती एक दिन में। यानी वैसे तो चाहे सारा दिन कितने लोग, लेकिन स्पेशल अपॉइंटमेंट किसी को 3 या 4 मैक्सिमम होती है। तो आई वॉज वन ऑफ द 3 or 4 पर्सन ऑफ द डे जिनको स्पेशल ऑडियंस मिली। तो जब मैं भेंट किया तो ऑब्वियसली उसके हाथ फैले और मैंने हाथ ऐसे किए। तो इसको मैंने फिर आगे इसको क्या बोलते हैं, इसको जिस तरह फ्रेंचाइजी में होता है डुप्लीकेशन, तो मैंने इस एक्सपीरियंस को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि जो मैं भेंट करना चाहता हूँ, उसने बुला लिया, उसके हाथ फैलवा लिए। इसलिए राष्ट्रपति को ज्ञानेंद्र सिंह तो वो वैसे भी बठिंडा में फरीदकोट जो है वो बठिंडा का पार्ट होता था पहले, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फरीदकोट थी। तो फरीदकोट मेरे जुरिस्डिक्शन में पड़ता था जब मेरी बठिंडा में पोस्टिंग थी। तो उस वक्त से मतलब यानी थोड़ा सा हमारा अच्छा मेल जोल भी था। तो वहाँ गए तो राष्ट्रपति के हाथ फैला लिए। तो कितने ही राष्ट्रपतियों के हाथ फैलवा लिए मैंने, कितने गवर्नरों के हाथ फैलवा लिए, कितने मिनिस्टरों के हाथ फैलवा लिए। तो मैं सब कारी बांधते गए। हाँ, और किताबें फिर मेरी यानी बार बार और आती चली गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये किताबें जो रखी ये मेरी लिखी हुई, इनके अलावा और भी हैं। तो इस तरह से मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या हुआ, अगर मैं वीक भी था तो मैंने वीकनेस अपनी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, अपनी साधारण वीकनेसेस को दूर करके, साधारण जो आदमी को प्रलोभन मारते हैं उन प्रलोभनों को दूर करके। और जो काम मेरे सामने आया ये सोचा कि मैं खुद ही करूं और किसी और पर डिपेंड ना करूं। तो पहले तो ईमानदारी, दूसरा काम जानना, और तीसरा जो लोग आपको कमज़ोर समझकर दबाना चाहते हैं उनकी हवा निकाल देना कुछ ऐसे एक्शन से जिससे कि कहें कि भी इसको अगर तंग किया तो कोई पूछने वाला है, हमें हमसे ऊपर भी कोई है जो हमें पूछ सकता है। तो वो आपको एक तरह से परमानेंट इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। और ज़िंदगी में मैं भगवान है तो उसकी मेहरबानी है, और भगवान के बिला कहो कि भी वक्त की बात है तो वक्त की मेहरबानी है। बहरहाल हर चीज़ का मैं अपने आप को आखिर नहीं समझता, कोई ना कोई हायर पावर्स हैं, ये उनके देयर इज ए लॉ, उस लॉ को मैंने समझने की कोशिश की और उस लॉ के दायरे में रहकर मैंने कार्रवाई की है। तो ये नहीं कह सकते कि दुनिया में जो चीज़ चाहिए मुझे सब मिले, ना मैं चाहता था, और जो चीज़ मिली मेरे लिए काफ़ी है और जो नहीं मिली वो मेरे काम की नहीं है। तो ये हमारा मूड है। हिंदू धर्म में एक त्रिमूर्ति को
माना जाता है। वैसे त्रिमूर्ति जो है